हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाइक एंड कार केयर। और आज जो बात रहने वाली है वो है जीएसटी के ऊपर, जो कि पुरानी गाड़ियों पे लागू किया गया है हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस डाउट में हैं कि ये जो जीएसटी है ये गाड़ियों पे क्यों लिया जा रहा है, किसको देना पड़ेगा, किसको नहीं देना पड़ेगा। तो जितने भी आपके डाउट है वो सब इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और ये जो डाउट है मैं खुद से क्लियर नहीं करने वाला हूँ, एफएक्यू के जरिए आपको समझाने वाला हूँ। और ये जो एफएक्यू है यानी कि आंसर खुद मिनिस्ट्री ने दिए, ताकि लोगों में गलत जो मैसेज है वो ना जाए, लोगों को जो सही जानकारी वो पता हो। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसको क्लैरिफिकेशन दे दिया, मतलब अच्छे से समझा दिया, तो सही चीज़ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी ऑन ओल्ड व्हीकल्स। तो यहाँ पे सरकार ने जो पुरानी और इस्तेमाल की गई जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कार ही नहीं जितने भी व्हीकल्स हो गए, उन सब पे जीएसटी को लेकर के एफएक्यू जारी किया है गवर्नमेंट ने, जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये थोड़ा मसला क्या है, जिन लोगों को नहीं पता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल में पुरानी और जो यूज्ड गाड़ियाँ हैं उनके बेचने पर जीएसटी लगाने को एक फैसला लिया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल है। ध्यान देना, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिकल या सीएनजी जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब पे ये लागू रहने वाला है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कि जीएसटी काउंसिल की जो 55th यानी 55वीं बैठक में ईवी के अलावा पुरानी और यूज्ड गाड़ियां, ओल्ड और यूज्ड जो कार्स हैं या व्हीकल्स हैं कि सेल को लेकर क्या सुझाव दिया गया है। तो इसका आंसर हमें दिया गया है कि इस मामले के सरलीकरण के लिए जीएसटी काउंसिल ने सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियां जिसमें ईवी भी शामिल है उस पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। पहले अलग अलग दरें लगाई जाती थी, जीएसटी काउंसिल ने कोई भी नया टैक्स लगाने की सिफारिश नहीं किया। यहाँ पे क्या है कि देखो, पहले जो गाड़ियाँ बिकती थी उसमें कुछ भी रैंडम मतलब जो टैक्स है वो लग जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 18% फ्लैट जीएसटी यहाँ पे लगा दिया गया, मतलब सब पे 18% लगा दिया गया, कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कोई नया टैक्स स्लैब नहीं बनाया गया, जैसे कि 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके से अलग अलग जीएसटी के स्लैब है ना। तो यहाँ पे 18% में इसको रखा गया है। यहाँ पे कोई नया टैक्स नहीं बनाया गया, जैसे कि मान लो इसके लिए स्पेशल कोई 15% का या 22% का, 23% का, इस तरीके से नहीं बनाया गया। जो 18% है उसी में इसको रख दिया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है पुरानी और यूज्ड गाड़ियों के बेचने पर किसे जीएसटी का भुगतान करना है। जीएसटी किसको देनी पड़ेगी अगर आप पुरानी या जो भी यूज्ड व्हीकल उसको बेचते हैं तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा आपका, जिसका डाउट आपको सबसे ज्यादा है। पुरानी और जो इस्तेमाल की गई गाड़ियों की बिक्री है उस पर जीएसटी केवल उन व्यक्तियों या व्यवसायों पर लागू होता है जो जीएसटी के लिए पंजीकृत हैं और जो इन गाड़ियों को खरीदने और पुनः बिक्री करने के काम में लगे हुए हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं और आप जीएसटी पंजीकृत नहीं हैं तो इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। अब इस केस में क्या होगा कि आपको पता है, जैसे कुछ आप गाड़ियां ऑनलाइन भी खरीदते हो या फिर कुछ रजिस्टर्ड पीपल होते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है, अगर वो इन गाड़ियों की खरीद और बेच जो करते हैं तो उस सिचुएशन में उन पे जीएसटी लगेगा। कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी मैं आपको आगे एग्जाम्पल में समझा दूंगा। वीडियो में एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कोई इंडिविजुअल है, आप अकेले बंदे हो, तो आप पे कोई भी जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी जीएसटी का नंबर वगैरह नहीं है, आपने कोई जीएसटी नहीं ले रखा, ना ही आपने कहीं पे आप खुद को रजिस्टर कर रखा है, तो आप पे वो चीज़ नहीं है। मान लो मैं हूँ, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा गाड़ी बेचने का, तो मेरे पास मान लो कोई गाड़ी है, कल को मैं उसको बेचता हूँ किसी भी इंडिविजुअल बंदे को, तो मैं उसको डायरेक्ट बेच दूंगा, मैक्सिमम चांसेस उसमें मेरा लॉस ही होना है, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो खरीद लेगा। क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन तो यही है ना कि मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं कैसे जीएसटी भरूं। ये चीज आपको आगे समझ में आएगी जब मैं आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूं। तो किसी भी अकेले बंदे को जो गाड़ी बेचते हैं, आप या हम जो भी गाड़ियां बेचते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज से। ये जीएसटी का आप पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो है कि क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पुरानी और यूज्ड कार बेचता है तो क्या इस पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। नहीं, ऐसे मामले में जीएसटी लागू नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि क्या पुरानी और यूज्ड गाड़ियों के सेल वैल्यू पर देना होगा जीएसटी। तो यहाँ पे जो आंसर मिलता है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति ने इनकम टैक्स एक्ट 1968 के सेक्शन 32 के तहत डेप्रीसिएशन क्लेम किया है, जीएसटी केवल सप्लायर के मार्जिन वैल्यू पर देना होगा। यानी पैसेंजर गाड़ियों के सेल वैल्यू और डेप्रीसिएटेड वैल्यू के बीच जो अंतर होगा उस पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। लेकिन ऐसे मामलों में जब मार्जिन नेगेटिव में रहेगा तब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड बंदे हैं या फिर कोई कंपनी है, बिजनेस है जिसने रजिस्टर किया रखा है, तो डेप्रीसिएशन वो क्लेम करते हैं।
ठीक है, ये चीज़ें बिजनेस में आ जाती है थोड़ी, ठीक है। तो इनकम टैक्स के तहत ये डिप्रिसिएशन, जो गाड़ी आप खरीदते हो उसकी वैल्यू घटती है, आपको भी पता है, तो उसको क्लेम किया जाता है जितनी वैल्यू उसकी घट जाती है कि मेरा लॉस हुआ है बिजनेस में इतना, तो वो उतना उनको बेनिफिट मिल जाता है उसके हिसाब से। ये भी आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे आगे। तो यहाँ पे बताया गया कि मार्जिन के हिसाब से, जो मार्जिन रहता है, मार्जिन क्या यहाँ पे जितना आपका प्रॉफिट या लॉस होने वाला है उसके हिसाब से। तो अगर वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब आप बेच के गाड़ी को अगर पैसा कमा रहे हो, थोड़ा बहुत भी उसमें फायदा हो रहा है, तब तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो फिर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। अभी आप नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। तो एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी कैलकुलेशन, कैसे इस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो हम खुद से नहीं बता रहा, बाकी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो, बट यहाँ पे ऑफिशियल जो है उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिएंगे इसको क्लियर करने के लिए, एग्जाम्पल की हेल्प से जीएसटी डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि नेगेटिव मार्जिन विद डेप्रिसिएशन। अब आप यहाँ पे समझो एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज प्राइस है, मान लो कोई भी रजिस्टर्ड बंदा है या कोई कंपनी है, उसने गाड़ी खरीद ली कोई भी, ठीक है, 20 लाख रुपए की, मान के चलो कि उसने हुंडई क्रेटा खरीद ली, क्रेटा गाड़ी उसने 20 लाख रुपए की खरीद ली। उसके बाद में उसने उसको यूज़ किया कुछ साल, ठीक है, उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगी 12 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में उसको बेच दिया 10 लाख रुपए में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डेप्रिसिएशन हुआ वो 8 लाख रुपए का उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। गाड़ी की कीमत बची कितनी, 12 लाख रुपए। खरीदी कितनी थी उसने, 20 लाख रुपए की। अब उसने बेची कितने की, 10 लाख रुपए की। अब यहाँ पे उसका हो गया 2 लाख का लॉस। अब मार्जिन आप देखोगे, मार्जिन कितना निकल के आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि उसकी गाड़ी की एक्चुअल कीमत तो थी 12 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के हिसाब से, पर उसकी बिकी कितने की, 10 लाख रुपए की। अब जरूरी तो नहीं है ना डेप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से ही आपकी गाड़ी बिके। आप किसी से गाड़ी लेने जाते हो तो आप अपने हिसाब से वैल्यू रखते हो कितने की, आप कहोगे नहीं मार्केट में ये चलता है, आप वो चीज़ें नहीं चलती, कस्टमर कितना दे रहा है वही है। अब सामने वाला, यहाँ पे गाड़ियों की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है आप किसी फिक्स चीज़ से उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि गाड़ी कितनी चली है, किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस रही है, किस तरीके से पार्ट्स यूज हुए हैं गाड़ी के, कितना कम ज़्यादा हुआ है, खराब कितना हुआ है गाड़ी, ठीक है, उसकी कैसी बॉडी बची है, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों का आपको पता है। तो उस वजह से आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाओगे किसी गाड़ी की ज़्यादा 100%। तो उस वजह से यहाँ पे अगले का क्या हुआ, 2 लाख रुपए का और नुकसान हो गया। तो यहाँ पे जो जीएसटी ना, कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल प्राइस है वो कम है, किससे, लोअर देन द डेप्रिसिएटेड वैल्यू। गाड़ी की डेप्रिसिएटेड मतलब 8 लाख रुपए की कीमत टूट गई गाड़ी की, और फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू बची 12 लाख रुपए, लेकिन आपने बेचा कितने में उसको, उससे भी कम में बेचा। तो उस वजह से आपका यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला। नेक्स्ट आता है कि नेगेटिव मार्जिन। मार्जिन आपका अभी भी नेगेटिव है लेकिन विदाउट डेप्रिसिएशन। यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन का खेल मान लो नहीं है। मान लो आपने गाड़ी खरीदी 12 लाख रुपए की, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपने उसको 10 लाख रुपए में बेच दिया, लेकिन मार्जिन यहाँ पे क्या रहा आपका, यहाँ पे फिर भी आपका मार्जिन है वो -2 लाख का चला गया, यानी यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे भी जीएसटी आपका पेएबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन है वो क्लेम नहीं किया गया, और जीएसटी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं रहने वाला, क्योंकि नेगेटिव मार्जिन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव मार्जिन। अब यहाँ पे आपका जीएसटी हम देखते हैं क्या लगेगा। तो मान लो 20 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी और उसको बेच दिया कितने का, 22 लाख रुपए का, ठीक है। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन वाली बात नहीं मान रहे, सीधा डायरेक्ट आपने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, उसको बेच दिया 22 लाख रुपए का। तो यहाँ पे मार्जिन है वो 2 लाख रुपए का हो गया। क्या 22 लाख में से 20 लाख टोटल माइनस हो गए, तो 2 लाख का आपका मार्जिन रहेगा। तो जीएसटी यहाँ पे 18% पेएबल रहेगा। किस वैल्यू पे रहेगा, ये 2 लाख रुपए पे रहेगा। मार्जिन कितना है आपका, 2 लाख रुपए का। तो यहाँ 2 लाख रुपए का 18% अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 36,000 रुपये बन जाता है। तो आपको 36,000 रुपये जीएसटी पे करना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे जीएसटी अप्लाइड किसे, स्टैंडर्ड रेट 18% यहाँ पे बना दिया, जब जो मार्जिन है वो पॉजिटिव रहेगा। तो अब यहाँ पे लास्ट में आप अच्छे से यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो फिर से कि जीएसटी इज पेएबल। यहाँ पे पेएबल किस है, ओनली बाय सेलर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉज। जीएसटी लॉ के अंडर जिस सेलर ने रजिस्टर किया हुआ है, या फिर सच एज बिजनेस इन्वॉल्व इन द परचेज एंड रीसेल ऑफ व्हीकल्स। कुछ बिजनेसेस होते हैं जैसे कार24 वगैरह, ये जो बेचते हैं, ये रजिस्टर्ड एंटिटी होते हैं, तो इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। प्राइवेट सेल्स, यानी प्राइवेट सेल जो रहती हैं इंडिविजुअल, यानी किसी अकेले बंदों के बीच में, एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो इस जीएसटी से वो बाहर रहेंगे। इंश्योरिंग दैट द टैक्स बर्डन, यहाँ पे जो टैक्स बर्डन अप्लाइज ओनली टू, किस पे रहेगा टैक्स बर्डन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। तो जो हम आप लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं ये कमर्शियल नहीं रहती, ये प्राइवेट होती हैं, तो इन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये था ओवरऑल सारा कुछ इस जीएसटी से रिलेटेड, जो कि आपके ओल्ड या यूज्ड व्हीकल्स पे लगती हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका क्या लगता है इस रूल पे, आपका क्या ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।